Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will all set. Today we are going to discuss about the lecture number 5 of the zoo geography, and the topic of our discussion basically it is the plate tectonic theory, or simply called the plate tectonics. तो जैसा कि हम पैलियो जियोग्राफी में 3 थीरीज को पढ़ चुके। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस, ठीक है, थ्योरी ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। थर्ड नंबर पे फिर हमने कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कस किया। तो कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको वैगनर ने प्रपोज किया था, और वैगनर ने इस थ्योरी में ये बताया था कि पहले ज़मीन के टुकड़े यानी बर्रे आज़म नहीं थे, बल्कि ये इकट्ठी थी, और बाद में इनकी ब्रेकन डाउन हुई है, और आज जो कंडीशन है 7 कॉन्टिनेंट्स की हमारे सामने है। ये थी वैगनर की हाइपोथेसिस, वैगनर की थ्योरी। लेकिन वैगनर इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सका। वैगनर के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था जिससे वो साइंटिफिकली अपनी थ्योरी को प्रूव कर सके। याद रखिएगा कि वैगनर की जो थ्योरी थी वो कब प्रपोज की गई थी? 1915 में, ठीक है। वैगनर ने जो थ्योरी दी थी वो कब दी थी? 1915 में। और 1915 में वो अपनी थ्योरी को एविडेंसेस के साथ प्रूव नहीं कर सका। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि वो इसको प्रूव नहीं कर सका? इसके पीछे वजूहात ये थी कि 1915 तक जो जियो फिजिकल टेक्निक्स हैं इनमें एडवांसमेंट नहीं आई थी। क्या लफ्ज़ बोला? जियो फिजिकल टेक्निक्स हैं इनमें एडवांसमेंट नहीं आई थी। जियो फिजिकल टेक्निक्स का क्या मतलब है? जियो फिजिकल टेक्निक्स का मतलब है कि जो ओशन हैं इनके फ्लोर की मैप नहीं हुई थी। आपको पता है कि आज ओशन के फ्लोर की मैपिंग की जा चुकी है, ठीक है, मोर ओशंस की जा चुकी है। उस वक़्त जो सीज़मिक डाटा था इसकी भी कोई एडवांसमेंट नहीं थी। जैसा कि आज ज़लज़ला आता है तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि ज़लज़ले की शिद्दत फ़लाँ एरिया में 7.5 है, फ़लाँ में 6 है, फ़लाँ में 4 है। इसको बोलते हैं सीज़मिक डाटा। और इसके बाद जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तब जब वैगनर ने हाइपोथेसिस दी थी ये सारी की सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। मैंने क्या बोला कि जो एडवांसमेंट थी इन जियो फिजिकल टेक्निक्स वो 1955 में नहीं थी। इसी वजह से वैगनर साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सका। लेकिन आफ्टर द 1950, ठीक है, अबाउट इन द 1960 में एडवांसमेंट हुई किसकी? टेक्निक्स की। किस टेक्निक्स की? जियोफिजिकल टेक्निक्स। और ये जियोफिजिकल टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बाय द 1960 क्या किया गया? मेजर कर लिया गया। द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, मैपिंग of
ओशन फ्लो, ये भी डन हो गई 1960 में, यानी कि आफ्टर 1915 ये काम हुए। सिस्मिक डाटा वो भी हम उसकी मेजरमेंट करने में कामयाब हो गए, जिसको हम ज़ल्ज़ला बोलते हैं। ये सारी की सारी जियोफिज़िकल जो टेक्निक्स हैं, इसने वैगनर की जो थ्योरी थी, जिसके पास मैकेनिज्म नहीं था, इन जियोफिज़िकल टेक्निक ने साइंटिफिक मैकेनिज्म प्रपोज किया फॉर द वैगनर थ्योरी। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, बेसिकली इट इज़ द प्रपोज्ड साइंटिफिक मैकेनिज्म फॉर द वैगनर्स थ्योरी। क्या पढ़ा कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये क्या है? इज अ साइंटिफिक मैकेनिज्म फॉर वैगनर्स थ्योरी। ये एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है वैगनर्स की थ्योरी का, ठीक है। अब साइंटिफिक मैकेनिज्म है तो क्या स्टेटमेंट हो सकती है इस थ्योरी की? इससे पहले आपको बताऊं कि ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय द जे टूजो विल्सन। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय जे टूजो विल्सन इन 1960। जे टूजो विल्सन ने इसको प्रपोज किया। जे टूजो विल्सन के मुताबिक इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। टू बेसिक प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इन ऑर्डर टू स्टेट दिस थ्योरी। वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? सुने। अकॉर्डिंग टू द जे टूजो विल्सन, द अर्थ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 7 मेजर रिजिड ब्लॉक्स। जो अर्थ की आउटर लेयर है, लिथोस्फीयर, जो 100 किलोमीटर डीप होती हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट से नीचे की तरफ, इसमें 7 मेजर रिजिड ब्लॉक्स होते हैं। क्या कहा कि जो अर्थ है, इसकी आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर कौन सी है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर आपको पता है, एनवायरनमेंट के बच्चे हो आप, कि लिथोस्फीयर कितनी डीप होती है? 100 किलोमीटर डीप होती है। अर्थ की आउटर लेयर जो 100 किलोमीटर डीप है, लिथोस्फीयर है, इसमें मौजूद हैं 7 मेजर रिजिड ब्लॉक्स। क्या मौजूद है इसमें? 7 मेजर रिजिड ब्लॉक्स। और इन ब्लॉक्स को हम 7 मेजर प्लेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम प्लेट्स भी कह सकते हैं कि ये 7 प्लेट्स हैं। ये प्रिंसिपल बता रहा है। क्या प्रिंसिपल है कि जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है, लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में मौजूद हैं क्या? 7 मेजर प्लेट्स। अब इन 7 मेजर प्लेट्स में एक प्लेट को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। We take one plate from the 7 and we discuss in detail that what is the composition of this layer of this plate। अब हमने चलिए इधर लिखते हैं कि एक प्लेट ली
एनाटॉमी देखते हैं, एक प्लेट कि उस प्लेट के अंदर क्या क्या मौजूद है। उस प्लेट में बेसिकली मौजूद है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या मौजूद है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और उसमें क्या मौजूद है? ओशनिक क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट। और उसमें क्या मौजूद है? कुछ अपर मेंटल का पार्ट, ठीक है, प्लस अपर मेंटल। ये तीन चीजें हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशनिक क्रस्ट और तीसरा है अपर मेंटल। तो ये तीनों चीजें मिलकर बना देती हैं एक रिजिड ब्लॉक या फिर एक प्लेट जो अर्थ की लिथोस्फीयर में मौजूद है, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि लिथोस्फीयर जो है, ठीक है, लिथोस्फीयर जो है ये रिजिड है, ठीक है, जैसे कि बताया। और ये क्या है? लाइटर है, हैवियर नहीं है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये है लिथोस्फीयर। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर रिजिड है, लिथोस्फीयर लाइटर है। और रिजिड जो है लिथोस्फीयर जिस पे 7 ब्लॉक्स मौजूद हैं, ये ऊपर लेयर है और इसके नीचे मौजूद है एक सेमी मोल्टन, एक हैवियर, एक हॉट मटेरियल की लेयर जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर बेसिकली लाइज बिलो टू द लिथोस्फीयर इन केस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर ये क्या है? ये रिजिड नहीं है बल्कि क्या है? ये सेमी मोल्टन है। ये लाइटर नहीं है बल्कि ये क्या है? हैवियर है। और ये हॉट है और ये लिक्विड मटेरियल, जिस तरह सेमी मोल्टन मैंने लिखा। अब अगर तो ये बात समझ आ गई तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि जो प्लेट्स हैं वो मौजूद हैं लिथोस्फीयर में, और ये जो लिथोस्फीयर है ये मौजूद है एस्थेनोस्फीयर पे। अब आप बताओ, नीचे लिक्विड हो ऊपर रिजिड हो तो फिर क्या होगा? पानी नीचे हो ऊपर कोई लकड़ी का बॉक्स हो, क्या होगा कि पानी के ऊपर वो लकड़ी का बॉक्स तैरता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है प्लेट टेक्टोनिक्स का कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मौजूद हैं लिथोस्फीयर में और वो रिजिड प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फीयर पे, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है, सेमी मोल्टन मटेरियल है, इस पर फ्लोट करता रहता है, जिस तरह समंदर में आइसबर्ग्स फ्लोट करते रहते हैं। समझ आया? जिस तरह ओशन में आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसी तरह जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। ये था बेसिकली प्रिंसिपल नंबर 1 इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्लेट टेक्टोनिक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मूव करते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ कि इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल नंबर 2, दूसरे प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को सुनिए। अकॉर्डिंग टू another principle of the plate tectonics, the tectonic plate act as an independent unit.
टेक्टोनिक प्लेट्स, लफ्ज़ पे गौर कीजिए। टेक्टोनिक प्लेट्स एक्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट, कि एक टेक्टोनिक प्लेट इंडिपेंडेंटली मूव करती है, उसको किसी दूसरी प्लेट का सहारा नहीं चाहिए होता। इट मूव्स इंडिपेंडेंटली बाय इट्स ओन विल, वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है। और ये मूवमेंट किस तरह से होती है? दिस मूवमेंट बेसिकली इज फैसिलिटेटेड बाय द मेंटल, एस्थेनोस्फेयर इज द मेंटल, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। ये जो पोजीशन है इसकी चेंज, दिस इज सपोर्टेड बाय द मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल, एंड दिस पुश इज प्रोवाइडेड बाय द एक्रीशन। और मूव करता है, बाउंड्री मूव करती है, और ये मूव कैसे करती है? मेंटल की फ्लोटिंग नेचर की वजह से। और इसको जो पुश है, जो धक्का मिलता है, वो किस वजह से मिलता है? वो मिलता है एक्रीशन की वजह से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बता रहा हूँ, लेकिन इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जो प्रिंसिपल नंबर 2 है, हमने क्या पढ़ा कि ईच प्लेट जो है, ईच एंड एवरी प्लेट, जनाबे वाला ये क्या करता है? इंडिपेंडेंटली मूव करती है, इंडिपेंडेंटली मूव करती है। अब ये इंडिपेंडेंटली मूव किस तरह से करती है? कौन मूव करवाता है? जो मेंटल की नेचर है, मेंटल की लिक्विड नेचर जो है, ये करवा देती है मूवमेंट। अब आप ये बताओ, क्या प्लेट जो एक ही जगह पर मौजूद है वो बाय इट्स ओन मूव करेगी? उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। अब वो वजह है बेसिकली एक्रीशन। वो वजह क्या है? एक्रीशन। अब एक्रीशन किस बला को बोलते हैं? एक्रीशन सुनिए, मिड ओशनिक रिजिस में ओशन है, उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में ओशनिक रिजिस होती हैं, किनारे होते हैं प्लेट्स के। वो प्लेट्स बेसिकली समटाइम्स नीचे से मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है, मेंटल से मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है। जिस तरह आपको पता है कि वोल्केनो उभरता है, आतिशफिशा बाहर आता है, तो प्लेट्स हिला देता है, मूव करती हैं। इसी तरह ही सेम इसी तरह एक्रीशन किसको बोलते हैं? कि जब वो वोल्केनो बाहर आया, मटेरियल बाहर आया, जो क्लोजली रिलेटेड प्लेट्स थी वो क्या हो गई? अलहदा हो गई। ठीक है, अब वो अलहदा होंगी तो वोल्केनो बाहर आएगा ना। लेकिन जब वोल्केनो बाहर आएगा तो फिर क्या होगा? सुनिए, उस वोल्केनो का जो मटेरियल होगा वो इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री के साथ, इन दोनों प्लेट्स के किनारे के साथ कुछ ना कुछ मटेरियल ऐड हो जाएगा। और वो जो मटेरियल ऐड होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन। अजाफे को बोलते हैं, इंक्रीजमेंट को बोलते हैं एक्रीशन। एक्रीशन बेसिकली क्या है? एक्रीशन पुश प्लेट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो प्लेट्स को अपार्ट पुश करने के लिए, धकेलने के लिए जो काम आता है वो है एक्रीशन। तो इसको ज़्यादा लंबा करने की बजाय एक सेंटेंस में सुनिए, द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स इज दैट द प्लेट इज मूव एज इंडिपेंडेंट यूनिट एंड दिस मूवमेंट इज ड्यू टू number 1 the liquid nature of the metal, and number 2 due to the accretion. Accretion is the push basically it is provided by the some natural activity like the volcanism.
तो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल्स जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमने पढ़े। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब मिड ओशनिक रिज में, ठीक है, मिड ओशनिक रिज में एक्रीशन होती है तो फिर उससे क्या क्या चेंजिंग आती हैं प्लेट्स में, प्लेट्स किस तरह से बिहेव करती हैं जब इस तरह की एक्टिविटी होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक्रीशन की वजह से ये क्या कर जाती हैं, मूव करती हैं। तो ये एक्रीशन जो है, ये मूवमेंट जो है, ये 3 वेज में होती है। कितनी वेज में? 3 तरीक़ों से होती हैं। सबसे पहली जो मूवमेंट है वो है डाइवर्जेंट मूवमेंट। और याद रखिएगा जितनी भी मूवमेंट होती हैं ये बाउंड्री जो किनारे होते हैं प्लेट्स के उनकी वजह से मूवमेंट होती हैं, कभी भी मिड पॉइंट की वजह से मूवमेंट नहीं होती। जैसा कि ओशन में पाई जाती हैं फॉर एग्जांपल प्लेट्स, उनको बोलते हैं ओशनिक प्लेट्स। ये है एक मिसाल की ओशनिक प्लेट। अब ओशनिक प्लेट में एस्थेनोस्फीयर जो कि मिड ओशनिक रिज लिखा है, यहाँ पर मौजूद मटेरियल जब ऊपर को जाता है, यानी कि ये कोई भी मटेरियल तो हो सकता है, वोल्केनो मैंने बताया था वो भी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें 3 मूवमेंट होंगी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लेट्स जो हैं अलग-अलग होंगी, यानी कि इनमें मूवमेंट हो जाएगी, इनमें गैप आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है? ऐसी मूवमेंट जिनमें अपवर्ड मटेरियल की मूवमेंट हो और प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाए, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, आपको पता है कि डाइवर्ज और कन्वर्ज किसको बोलते हैं। डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, मूव टू अनदर पॉइंट, अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री में कि अपवेलिंग होगी मटेरियल की, अपवेलिंग मटेरियल की होगी और प्लेट्स जो हैं ये मूव करेंगी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच। ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री। और दूसरे नंबर पे है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, अब ये भी बाउंड्री से मतलब ये है कि यहाँ पर, इससे मतलब कि डाइवर्ज के उल्ट कन्वर्ज, एक पॉइंट पर इकट्ठे होना। यहाँ पर क्या सिनेरियो है? ये है डाइवर्जेंट की प्लेट्स इकट्ठी थी तो बाद में अलग हो गई, एक दूसरे से मूव कर गई अपार्ट। अब कन्वर्ज इसके ऑपोजिट है कि प्लेट्स एक जगह पर मौजूद थी और वो उनकी मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। एक की मूवमेंट राइट साइड पर, दूसरी की लेफ्ट साइड पर, और इनकी ऑपोजिट मूवमेंट्स की वजह से दीज प्लेट्स आर सबडक्ट्स ईच अदर, कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई। ये देखो, ये है 2 प्लेट्स। ठीक है, कन्वर्ज किस तरह से होना है? कन्वर्ज ये इस तरह से नहीं होंगी कि एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई, नहीं, बल्कि दीज आर मूव इन दिस केस दैट वन प्लेट्स मूव अपवर्ड एंड अदर प्लेट्स डाउनवर्ड। इस तरह से ये है कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये कि एक जो लेयर है, ठीक है, एक जो प्लेट है, वो प्लेट जो है वो मेंटल के पास चली गई। वो प्लेट जो नीचे वाली प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर के साथ अटैच हो गई और जो दूसरी प्लेट है वो उससे ऊपर रह गई। ये है बेसिकली कन्वर्जेंस, ये है बेसिकली सबडक्शन। 2 पॉइंट हैं। क्या होगा कि प्लेट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक इस साइड पर मूव करेगी और दूसरी इस साइड पर मूव करेगी। मूव तो ये एक दूसरे की तरफ करेंगी, लेकिन ये प्लेट राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पर मूव इस तरह करेगी कि वन प्लेट जो होगी, दिस प्लेट सबडक्ट टू अदर, एक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, अंदर धंस जाएगी।
अंदर धंस जाएगी दूसरी की, ये है डाई कन्वर्जेंट। अब तीसरे नंबर पर हम मूव करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, दैट इज द ट्रांसफर, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म। इस केस में जो प्लेट्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, ये किस तरह मूव करेंगी? ये प्लेट्स मूव कर जाएंगी कुछ इस तरह से कि एक प्लेट इस तरह से, एक प्लेट ऊपर को मूव करेगी, दूसरी नीचे को, दैट विल बी द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक, जिसने बताया कि कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्टिंग होती है, कॉन्टिनेंट अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, जिस तरह वैगनर ने बताया था। और इसने साइंटिफिक मैकेनिज्म बताए कि ये किस तरह से होता है। और साइंटिफिक मैकेनिज्म जो थे बेसिकली वो जियोफिजिकल टेक्निक्स की वजह से पता चले। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई। तो एक जो छोटी सी चीज़ है वो आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ इसके मतलब कि 7 मेजर प्लेट्स के सिर्फ और सिर्फ अगर हमें नाम पता हो तो अगर वो हम इसमें पुट कर दें, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन अगर हम उसके नाम भी पुट करें या उसकी लोकेशन को पुट कर दें तो ये वेल एंड गुड हो जाए, बहुत अच्छा हो। तो मैं आपको उन 7 प्लेट्स के नाम बताता हूँ और उन 7 प्लेट्स की लोकेशन के बारे में बताता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट कर सको, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सको। अब वो जो प्लेट्स हैं इस नोट्स में आपको मिलेंगी, फ्याजी वालों की शॉप पर पड़े हैं, ठीक है। ये 7 प्लेट्स हैं। सबसे पहले है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, ठीक। नीचे यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है कि पैसिफिक प्लेट के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ साइड पे क्या क्या। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तीसरे नंबर पर है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन इसका मतलब इसमें यूरोप भी आएगा, इसमें रशिया और एशिया आएगा। उसके बाद है एंटार्कटिक प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर अफ्रीकन। ये 7 प्लेट्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी मौजूद हैं जो हमारी टोटल अर्थ को फॉर्म करती है। हमारी टोटल ज़मीन का जो एरिया है वो है 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया है अर्थ का, अर्थ का टोटल एरिया। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो 7 प्लेट्स हैं इनका एरिया है, 7 प्लेट्स का एरिया है 470 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि जो बाकी 40 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रह गया इस पर मौजूद हैं छोटी प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, जो 10 है अबाउट या 10 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा पैलियो जियोग्राफी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट पेपर के साथ, और नेक्स्ट पेपर हमारा होगा पैलियोंटोलॉजी। ओके, अल्लाह हाफिज़।